गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपना जो टॉपिक क्लियर हुआ था वो था अपन ने इथोलॉजी आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी। उसमें अपन ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में अपन ने उसकी जो डेफिनेशन थी कि इथोलॉजी या व्यवहार की कहते किसे हैं, उसकी कम से कम 5-6 या 4-5 डेफिनेशन अपन ने देखी थी और एक एग्जाम्पल भी लिया था, वो था हनी बी का और एपिस मेलिफेरा स्पीसीज ली थी उसमें अपन ने। उसमें ये बताया था कि जेनेटिक कुछ जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, वो जेनेटिक्स अपन पढ़ी है पहले भी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल जो बिहेवियर है एनिमल्स का, हनी बी का एग्जाम्पल लिया था अपन ने, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। और कौन सा व्यवहार था उनका? छत्ते की साफ सफाई रखने का। और जो साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी वो थे रोथेन बोबलर। यहां तक अपना क्लियर हो चुका था। उसी से आगे ही अपन आज जो टॉपिक ले रहे हैं अपन, उससे आगे ही है मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर। मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर, यानी कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से सुनना। जो सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, यानी कि जो सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, उनमें किसी उद्दीपन, जिसे अपन बोल रहे हैं स्टिमुलस, उनमें किसी उद्दीपन के फलस्वरूप व्यक्त की गई अनुक्रिया, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप व्यक्त की गई अनुक्रिया या रेस्पॉन्स, उनके प्रोटोप्लाज्म के आधारभूत गुण उत्तेजनशीलता, जिसे बोलते हैं इरेटेबिलिटी, यानी कि एक सेल है, इस सेल को कोई उद्दीपन मिला है, जैसे कोई ताप का उद्दीपन मिला है या कोई अन्य रिएक्शन का उद्दीपन मिला है, तो वो उद्दीपन, उस उद्दीपन के फलस्वरूप इस सेल का जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म है, उसका आधारभूत गुण क्या है कि उस उद्दीपन के अगेंस्ट अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्स करना, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? उत्तेजनशीलता, कि उस रिएक्शन के लिए ये उत्तेजित होगी, जो एक प्रकार का क्या है? व्यवहार या बिहेवियर प्रदर्शित करने का ही स्वरूप है। समझ में आया? वापिस समझा रहा हूं। जो भी सिंगल सेल्यूलर एनिमल्स हैं या जो सेल्स हैं, चाहे वो एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, उनको अगर कोई उद्दीपन मिलता है, उस उद्दीपन मिलने के फलस्वरूप उनका जो प्रोटोप्लाज्म है, इसमें इसका आधारभूत गुण होता है उत्तेजनशीलता का, इरेटेबिलिटी का। उसके रूप में ये अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है उस उद्दीपन के अगेंस्ट। तो यह उत्तेजनशीलता व्यक्त करना एक क्या है? व्यवहार को प्रदर्शित करने का ही रूप है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अपन। आपने एक बीएससी सेकेंड ईयर में पॉइंट पढ़ा था इम्यूनोलॉजी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव या इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित की हुई, अपने जीवन काल में उपार्जित की हुई। तो ऐसे ही है, कोई भी जीव है, एनिमल है, वो अपने जीवन काल में अनेकों विकास के जो प्रक्रम है उनसे गुजरता है, कुछ सीखता रहता है, लर्न करता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी एनिमल है, जैसे ही वो अपने जीवन चक्र में चलेगा, जीवन व्यतीत करेगा अपना, तो हर रोज उसको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि वो घास चरने के लिए बाहर जा रहा है कोई भी एनिमल, और उस टाइम उस पर किसी शिकारी ने अटैक कर दिया, तो उस टाइम उसने क्या सीखा है कि
जब भी अपन घास चरने जाएंगे तो अलर्ट रहना है, तो उसके बिहेवियर में चेंज हो गया और उसने सीख लिया है, लर्न कर लिया है। तो ऐसा जो बिहेवियर है उसे बोलेंगे अपन एक्वायर्ड बिहेवियर, उपार्जित, हिंदी में उपार्जित व्यवहार। एक्वायर्ड बिहेवियर, क्लियर है? यानी कि जो जीव जंतु या एनिमल्स अपने जीवन काल में जो व्यवहार जो लर्न करते हैं, सीखते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? उपार्जित व्यवहार या एक्वायर्ड बिहेवियर। क्लियर है? एक दूसरा मैंने बताया कि ऐसा बिहेवियर जो उन्हें जेनेटिक रूप में या आनुवांशिक रूप से पहले से ही जन्मजात ही मिला हो, जन्मजात ही मिला हो। जैसे अपन ने पिछली क्लास में हनी बीज का एग्जाम्पल लिया था, साफ सफाई वाला, तो वो क्या है? एक जन्मजात ही व्यवहार है उनका, तो उसे अपन बोलेंगे सहज व्यवहार या इन्नेट बिहेवियर। इन्नेट बिहेवियर। तो ये अपने दो टर्म हो गई, एक्वायर्ड बिहेवियर और इन्नेट बिहेवियर। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अपन। आपने हार्मोन्स का नाम सुना होगा। ये जो हार्मोन्स हैं, जो एनिमल्स की बॉडी में भी मिलते हैं, ह्यूमंस की बॉडी भी मिलते हैं, ये हार्मोन्स जो बिहेवियर है एनिमल्स का उसको प्रभावित भी करते हैं और व्यक्त भी करते हैं। कैसे? आगे समझना। ये जो हाई लेवल के एनिमल्स होते हैं, इनमें जो व्यवहार है उसको कंट्रोल कौन कौन से सिस्टम करते हैं? एक तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और दूसरा अंतःस्त्रावी तंत्र। क्लियर है यहां तक? यानी कि जो हाई लेवल के जो एनिमल्स हैं उनका जो व्यवहार है उसे प्रभावित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एक अंतःस्त्रावी सिस्टम, या जिसे बोलते हैं अपन एंड्रोक्राइनोलॉजी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक क्लियर है सबके? ये जो व्यवहार है, जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, जो अपनी पीयूष ग्रंथि है, पश्च पीयूष ग्रंथि, उससे जो रिलीज होता है, स्रावित होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपने नाम सुना होगा, एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट में एडीएच, शॉर्ट में एडीएच। ये पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये भूख का लगना, प्यास का लगना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा और पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से रिलीज होने वाला एडीएच जो हार्मोन है, इन सभी की संवेदनाएं कहाँ जाती है? हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इन संवेदनाओं को ग्रहण करेगा और उसके अनुरूप ही व्यवहार व्यक्त किया जाएगा। यानी कि भूख किस टाइम लगनी है ये डिपेंड किस पे करता है? हाइपोथैलेमस पर प्राप्त संवेदनाओं के आधार पर। तो भूख लगेगी तो उस टाइम इंसान का या किसी एनिमल का बिहेवियर कैसा होगा? तो ये सारा का सारा जो कंट्रोल है ये हाइपोथैलेमस के पास होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो हाई लेवल के जो एनिमल्स हैं उनमें व्यवहार का कंट्रोल नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी जो तंत्र है वो करता है, और इसमें हार्मोन्स जो है वो भी अपना बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसमें नॉर्मल चल रहे हैं अपन, कोई स्पेशल अपन कोई डीपली तो चल नहीं रहे, नॉर्मल से अपन जो व्यवहार है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जो अपन दैनिक दिनचर्या में देखते भी आ रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, अपन नॉर्मल एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, जैसे हनी बी का लिया था। आगे चलते हैं अपन। एक है लाल हरिण, लाल हिरण, जिसे हरिण भी बोलते हैं, हरिण। इसका साइंटिफिक नेम है, ये चीज नोट कर लेना, आप नोट्स में भी मिल जाएगी आपको, सेर्वस
इलेपस, लाल हरिण है सेवर्स इलेपस। आपने YouTube पे वीडियो देखे होंगे या डिस्कवरी पे देखे होंगे, तो डिस्कवरी में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ हिरण्स का झुंड होता है, उसमें आपस में कुछ हिरण लड़ रहे होते हैं। तो ये जो सेवर्स इलेपस लाल हरिण है, इसमें रिप्रोडक्टिव सीजन में फीमेल पर अधिकार जमाने के लिए दो मेल सेवर्स इलेपस में युद्ध होता है आपस में, कि ये जो फीमेल हिरण है ये मेरी है, ये मेरी है। तो रिप्रोडक्टिव सीजन जब आता है इनमें, तब अधिकार जमाने के लिए उस फीमेल पर दो सेवर्स इलेपस में आपस में युद्ध होता है, जो एक प्रकार का व्यवहार ही है। क्लियर, समझ में आया? यानी कि उस रिप्रोडक्टिव सीजन में उन मेल जो सेवर्स इलेपस है उनका व्यवहार क्या है, आपस में लड़ने का, और उस जो विजेता होगा उसका फीमेल पर अधिकार जमाने का। तो ये एग्जांपल आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो अपन। गूज, एक बर्ड है गूज नाम का। ये क्या करता है, अपनी की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, गूज नाम का एक बर्ड है, पक्षी है, ये अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को एक टाइम में ऐसी भयावह स्थिति में बनाता है जिससे देखकर ही अपन डर जाए। यानी एक गूज नाम का एक बर्ड है, पक्षी है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे ऐसे चेंजेस करता है जो बहुत ही डरावने दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों किया इसने, ऐसा अपना व्यवहार में क्यों चेंज किया? क्योंकि इसको खुद की स्वयं की रक्षा करनी है अपने दुश्मनों से। इसीलिए इस गूज नामक बर्ड ने उस टाइम अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, और वो व्यवहार किसके रूप में किया, प्रदर्शित किया अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करके। ये एग्जाम भी क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये तो था अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसमें अपन ने थोड़ी इसकी मैकेनिज्म देखी है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं अपन, ये आपने नोट कर लिया होगा। हिस्ट्री की बात करें अपन तो आपने ये चीज नोट की होगी कि जो मनुष्य है उसमें क्या होता है कि ये आदत होती है, स्वभाव होता है कि कोई भी उसका पास का एनिमल है या कोई ह्यूमन है, उसको देखने का, समझने का, उसको लिखने का ये गुण उसमें जन्मजात पाया जाता है। जैसे अपन कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में अपन देखते हैं कि साथ वाले स्टूडेंट्स का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे वो पढ़ रही है, उसके नंबर कम कैसे आ रहे हैं, कम ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। तो ये अपने जन्मजात ही अपन को पहले से पता होता है, अपना जो व्यवहार ही यही है। तो इसका ही जो उपयोग है वो आदिकाल के जो मनुष्य थे, जो ह्यूमंस थे, आदि मानव, वो भी करते थे। कैसे? खुद की रक्षा करने में करते थे या शिकार करने में करते थे। ये व्यवहार स्टार्टिंग से चला आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो इंसान का स्वभाव है किसी दूसरे के व्यवहार को समझना, परखना, व्यक्त करना, ये आदिकाल के जो आदि मानव थे वो भी यूज में लेते थे शिकार करने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए। ऐसे ही एक साइंटिस्ट हुए थे LSB लीके। LSB लीके, इन्होंने वर्क किया था, या इनका जीवन काल था 1903 से 1973 तक, और ये एक मानव वैज्ञानिक थे। मानव वैज्ञानिक थे, जिसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव वैज्ञानिक कौन थे? LSB लीके। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था व्यवहार पर, बिहेवियर पर, उसकी स्टडी के लिए। क्या किया था? ये चीज अपन ने भी नोट की है इसी जीवन में। इन्होंने तो पहले कर ली थी, लेकिन अपन ने भी की है। कई बार अपन ने देखा है कि जो छोटे से जीव है, जैसे मान लो कि कोई छोटा सा जीव है, जैसे मान लो कोई गिलहरी है या कोई चूहा है। कोई चूहा है एक तरफ, दूसरी तरफ है बिल्ली। तो बिल्ली मान लो कि उस चूहे से लगभग 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, और उस बिल्ली को शिकार करना है उस चूहे का। तो वो शिकार कैसे करेगी, उस पर अटैक कैसे करेगी? उसके लगभग थोड़ा सा दूर जाएगी,
यानी कि उसके थोड़ा सा पास जाएगी, लगभग 15 मीटर की दूरी रहेगी, तो उस टाइम वो अचानक ही बहुत ही फास्ट स्पीड से उस चूहे पर अटैक करेगी। तो एक टाइम के लिए वो चूहा अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, यानी कि उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को क्या करना है, और उसी टाइम वो बिल्ली उस चूहे को पकड़ के खा जाएगी, यानी कि अपना शिकार कर लेगी। तो एलएसबी लिके ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर कोई छोटा एनिमल है, बहुत ही छोटा एनिमल है, अगर उसको कोई बड़ा एनिमल उसका शिकार कर रहा है, तो अगर वो 15 मीटर की दूरी पर स्थित है बड़ा वाला एनिमल छोटे वाले एनिमल से, तो उसका उस टाइम बिहेवियर ऐसा होता है कि वो बड़ा वाला एनिमल उस पे छोटे वाले एनिमल पर अचानक ही अटैक करे, जिसके कारण जो छोटा वाला एनिमल है वो समझ ही नहीं पाता उस टाइम कि मेरे को भागना है तो किस तरफ भागना है, और उसी टाइम वो बड़ा वाला एनिमल जो है उसको पकड़कर अपना शिकार कर लेता है। तो ये एक प्रकार का बिहेवियर ही प्रदर्शित किया गया है, छोटे एनिमल द्वारा भी और बड़े वाले एनिमल द्वारा भी। तो ये एक्सपेरिमेंट था एलएसबी लीके का, जो थे मानव वैज्ञानिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ऐसा ही एग्जाम्पल अपन हिस्ट्री में चल रहे हैं। तो आदिकाल में फ्रांस और स्पेन का नाम सुना होगा आपने। फ्रांस और स्पेन नामक जो देश है, उनकी जो गुफाएं मिलती है आदिकाल की, उनमें कुछ कलाकृतियां मिली है। फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में आदिकालीन कलाकृतियां मिली हैं। उन कलाकृतियों को देखने पर यह पता चलता है कि जो आदिकाल का आदि मानव था, उसमें भी अन्य एनिमल्स को समझने का गुण था, या उनके व्यवहार को परखने का गुण पाया गया था। तभी तो उन्होंने कलाकृतियां बनाई है कि ये कोई भेड़िया है, ये किसी को का शिकार कर रहा है, तो उन्होंने कलाकृतियां बनाई है उन गुफाओं में। तो उससे अपन को ये पता चलता है कि जो आदिकालीन मानव था वो भी व्यवहार के बारे में जानता था। क्लियर हो गया? एलएसबी लीके एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव वैज्ञानिक, उन्होंने 15 मीटर की दूरी वाला एक्सपेरिमेंट किया। मैंने बता दिया आपको, फ्रांस और स्पेन की गुफाओं का एग्जाम्पल ले लिया है। तो ये कुछ हिस्ट्री मैंने आपको बताई है। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट लग रहा हो कि सर हमको ये डेफिनेशन या जो हिस्ट्री है या इसकी जो मैकेनिज्म है वो समझ में नहीं आ रही, तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।